बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज के तबादला ख्याल में नाज़रीन हम बात करें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुल्लम खुल्ला जजों को धमकी दे दी। उन्होंने कहा जी अपनी डोमेन से बाहर निकलेंगे तो हम जो है आपको आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तो करेंगे करेंगे, आपको अपनी जो जॉब नौकरी से भी हम फारिग कर सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जजों की और अदलिया की तकरीम के हवाले से बात करता है, तो वहीं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जहाँ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहीं उनके वज़ीर आज़म दूसरी जानिब जजों को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर अपनी डोमेन से बाहर निकले तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से सेंटोरस के कुछ ऐसे मामलात जो उनके माली मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, उसकी कुछ खबरें मीडिया की ज़ीनत बनी है, उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ ही एक वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी थे मो इकबाल, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अभी मज़ीद जो है इस्तीफ़े आने की कहा जा रहा है कि शायद इस्तीफ़े मज़ीद कुछ आएँ। इस तमाम तर जो इन खबरों के ऊपर आज तबादला ख्याल करेंगे मुर्तज़ा दुरानी साहब से। हम मुर्तज़ा दुरानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले दुरानी साहब मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन भी कि ये बताएं कि जिस तरह कानून साज़ असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब ने जजों को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी कि अगर अपनी डोमेन से बाहर निकले तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करेंगे करेंगे, नौकरी से भी फारिग करेंगे। तो क्या एक वज़ीर आज़म को इस तरह खुल्लम खुल्ला जजेस को धमकी देना बनता है? जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनको बहुत सारी जो इदारे हैं वहाँ से और अपनी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से, फिर आपको पता है पीटीआई की अपनी क़यादत की जानिब से दबाव का सामना रहा है। और उस दबाव की वजह से फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अभी एक बार फिर जो है क्राइसिस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। उनकी हुकूमत जो है वो क्राइसिस की तरफ नजर आ रही है बढ़ती हुई। और इसमें जो जुडिशरी का रोल जो आपने कहा कि अदलिया को उन्होंने ना सिर्फ कानून साज असम्बली में बल्कि वहाँ पे भी मीरपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बहुत सारी ऐसी जगहों बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया, खासकर जजों को। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अपना ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जब कोई भी ऑर्डर जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, तो फिर कुछ लोग जो हैं ऑफिसर्स या सेक्रेटरी वो चले जाते हैं अदालत में और वो उनको स्टे ले लेते हैं। लेकिन दुरानी साहब इसमें सवाल ये पैदा होता है ना कि खिलाफे आईन अगर कोई हुकूमत ऑर्डर जारी करेगी तो फिर उन्होंने स्टे ही लेना है ना। हमारी काफी सारी मिसालें हमारे सामने। नहीं, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास इख्तियार ही है कि एक ही इख्तियार है कि वो किसी ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, ये पोस्टिंग कर दे। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इख्तियार वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर वज़ीर-ए-आज़म अगर एक चपड़ासी भी तब्दील नहीं कर सकते। नहीं, इख्तियारात तो बहुत सारे हैं दुरानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता रोज जिस तरह झंडियां तकसीम की गई, हालांकि अगर झंडियां जो तकसीम की गई देखें उनके कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार है कि वो किसी को कहे जी आप झंडी लगा लें, वो लेकिन वो कोई कानूनी तौर पे आईनी तौर पे नहीं लगा सकते, एडवाइजर तो नहीं बन जाएगा आईनी, लेकिन आईनी तौर पे लगा ही नहीं सकते ना, आईनी इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन ये है कि अब इख्तियार ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म किसी ऑफिसर को तब्दील करे, उसको अपनी पोस्ट से हटाए, उसको ओएसडी करे, उसको किसी और जगह पोस्टिंग करे, तो फिर उस पर अदालतें जो है वो अहकाम जारी कर दें, स्टे ऑर्डर कर दें, तो फिर हुकूमत की जो रिट ऑफ गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म की जो रिट है या गवर्नमेंट की रिट है या गवर्नेंस जो है वो फिर मुतासर होती है। इस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म के हम मौक़िफ़ की तायद करते हैं। लेकिन दूसरी जानब यह है कि अदालतें भी जो है वो ज़ाहिर है मेरिट देख के फैसला करती हैं। अगर उन्होंने देखना होता है कि कोई मेरिट पे है तो उसको फिर आप स्टे ऑर्डर दे देती हैं। लेकिन एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि आपने शायद देखा होगा कि जो कश्मीर बैंक के इशू को हमने उठाया, तो कश्मीर बैंक के सदर खावर सईद साहब को जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने फारिग करने के अहकाम जारी किए तो उन्होंने भी एक दिन के अंदर 5 मिनट में स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से ले लिया। अब आप ये देखें, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम है, सदर जो है वो कश्मीर बैंक के, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हुकूमत जो है वो 1 महीने की एडवांस स्टे नहीं मिलना चाहिए। हम तो दुरानी साहब इसकी हिमायत करते हैं कि उनको स्टे नहीं मिलना चाहिए। आप हुकूमत एक आपसे एग्रीमेंट करती है कि आपको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पर आपके साथ मायदा करके आपको मुलाजमत देती है और उसमें लिखा होता है कि आपको 1 महीने की तनख्वाह देकर, एक नोटिस देकर आपको मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। वो कोई सरकारी मुलाजम तो नहीं है सदर कश्मीर बैंक, लेकिन वो भी जाके स्टे ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो बात कर रहे हैं
उसमें किसी हद तक सदाकत भी है और वो सही बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने इसका मतलब ये है दुरानी साहब, इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट जजों ने कोई इस तरह का स्टे दिया तो जजेस नहीं, सिर्फ स्टे की बात नहीं है। हाँ। देखें, राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने जो पहली बार वज़ीर आज़म बने 2009 में, ये तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी रियाज अख्तर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया और इतने पावरफुल चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जिनके साथ बहुत सारी कुव्वतों की सपोर्ट थी। फिर भी फारूक हैदर साहब ने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी उस वक्त, और लेकिन वो रेफरेंस वापस नहीं लिया। रियाज अख्तर साहब जो है वो 6 साल पहले घर चले गए, हालांकि उनकी 6 साल की सर्विस बाकी थी। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि तनवीर इलियास साहब भी ऐसा इकदाम उठा नहीं, ऐसा मैं अभी नहीं लग रहा कि वो ऐसा इकदाम उठाएंगे, इंतहाई इकदाम पे जाएंगे। वो सिर्फ अभी लोगों को ये बता रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अभी सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे फारूक हैदर साहब ने पिछले 5 साल में भी जजेस के साथ क्या किया। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो अभी हैं राजा सईद अकरम साहब, इनको फारिग करने की कोशिश की, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कराया और इनके खिलाफ जो है वो पूरी कंपेन चलाई। और एक अदर सलीम बाबर साहब जो हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, कायम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की। तो इसलिए ये मिसालें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फिर भी जो सरदार तनवीर इलियास है, मेरे ख्याल में अभी काफ़ी जो है वो टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और ठंडे मजाज से काम ले रहे हैं। अदरवाइज फारूक हैदर साहब होते या कोई और वज़ीर आज़म होता तो शायद वो इससे ज्यादा इकदाम करने के। अच्छा दुरानी साहब, हम नाज़रीन को ये क्लिप सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा क्या है असेंबली में जजेस को फारिग करने की जो उन्होंने धमकी लगाई है, वो पहले नाज़रीन को वो सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हो, उसकी कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असेंबली, कोई इख्तियारात इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। जी, तो जिस तरह ये देखें, आपने भी सुना, नाज़रीन ने सुन लिया कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अपने डोमेन से अगर आप बाहर निकलेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, आपको फारिग भी करेंगे। तो ये खुल्लम खुल्ला धमकी है, कोई और तरीका भी हो सकता था ना? नहीं, देखे ना, फारिग करने का तो इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं है। वज़ीर आज़म तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ही दायर कर सकते हैं और वो भी ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं, किसी जज के ऊपर पूरे एलिगेशन। अच्छा दुरानी साहब, आपका मौकफ, आपका और तनवीर इलियास साहब का मौकफ ये है कि जजेस को मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस को वज़ीर आज़म डायरेक्टली फारिग नहीं कर सके, नहीं है। नहीं कहने की बात, लेकिन अगर ये है कि हुकूमत की रिट कायम करने के लिए वज़ीर आज़म कोई भी हो, वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब हों, वज़ीर आज़म फारूक हैदर हों, वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब हों, हम ये कहते हैं कि रियासत की जो वज़ीर आज़म का जो ओहदा है उसको बेतौकीर ना किया जाए। उसका जो है रियासत का ओहदा दुरानी साहब वैसे बेतौकीर और गुज़श्ता रोज जिस तरह झंडियों की लूट सेल लगी हुई है आज़ाद कश्मीर में, जिसको मर्जी जनाब जाके झंडे लगा के घूमते रहो, ये कौन सा आइन है, कौन सा कानून है? हालांकि 13वीं तरमीम में तो ये सारे इख्तियारात खत्म कर दिए गए थे, तो इसके बावजूद गुज़श्ता रोज आपने भी देखा, हमने भी देखा, 4 ऐसे अपने मामले खुसूसी जिनको उन्होंने कहा जी आप भी झंडी लगा के घूमें। इसकी तो बिल्कुल जो है वो मैं भी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा जो है वज़ीर आज़म को ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो उनकी डोमेन में नहीं है। वो भी अपने डोमेन का ख्याल रखें और जब वो जजेस को कहते हैं तो फिर अपने डोमेन का भी ख्याल रखें कि वो उनके इख्तियार में क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल। अब वज़ीर आज़म ये तो नहीं कह सकते कि जी किसी गैर आइनी इक़दाम को वो आइनी कर दें। बेशक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो भी होता है उसके पास इख्तियारात लामहदूद इख्तियारात हैं और आइन में एक्ट 74 में उनको इतना पावरफुल बना दिया गया कि वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर जो है, वज़ीर आज़म के एक साइन के बगैर कोई सरकारी मुलाजम या कोई जो सरकारी फाइल है उनकी मंजूरी के बगैर 2 रुपए की जो है ना गोली भी नहीं ली जा सकती डिस्प्रिन की। तो वज़ीर आज़म को अपने पावर्स का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने ऑफिस के डेकोरम का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ हुकूमत को और अदलिया को एक दूसरे का जो है वो भरम भी कायम रखना चाहिए। आप यकीन करें, हमारे काफी सारे दोस्तों ने राब्ता किया, उन्होंने पूछा कि ये जिस तरह आज़ाद कश्मीर में झंडियों की लूट सेल लगी हुई है तो क्या हम भी मामले खुसूसी बन के झंडा लगा के घूमते रहें? बड़ा जगहसाई भी हुई है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात ना करें जिनसे उनकी भी जगहसाई हो और आइन की भी धज्जियां उड़ाई जाएं। अच्छा दुरानी साहब, बात करते हैं इसके ऊपर कि वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब का एक बड़ा कारोबारी मरकज़, और आपने ही खबर ब्रेक की थी कि उनको इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी उससे फारिग कर दिया गया है और इनके वालिद साहब ने ये इक़दाम उठाया था। गुज़श्ता दिनों ये बड़ा इशू बना रहा सोशल मीडिया के ऊपर, उनके तर्जमान की जानिब से, एक तर्जमान, दूसरे तर्जमान, पता नहीं कितने सारे तर्जमान हैं,
उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ ग्रुपों में खबरें शेयर की गई कि ये जो इकदाम है ये इस तरह नहीं तो इस तरह, यानी घुमा फिरा के। तो आप असल कहानी क्या, आप क्या समझते हैं, क्या हकीकत क्या है इसमें? देखें, ये तो उनका एक खानदानी मसला है और इसको जो मेरी इतलात हैं कि सरदार इलियास साहब जो वज़ीर आज़म के वालिद हैं सरदार तनवीर साहब के, उनका ये ख्याल है कि हमें अपने कारोबारी मामलात को सियासी मामलात से अलग कर देना चाहिए। उनका ख्याल है कि सियासत जो है वो तनवीर इलियास साहब करें और जो कारोबार है वो उनके दूसरे बेटे जो यासर इलियास और राशिद इलियास हैं वो करें, ताकि सियासत की वजह से उनके कारोबार को जो नुकसान पहुंच रहा है या सियासी मामलात की वजह से वो ना पहुंचे, और वो अपनी जो एक उन्होंने अंपायर खड़ी की है सरदार इलियास साहब ने, और उसका जो है नुकसान वो। अच्छा, इसमें वो सरदार इलियास साहब अकेले नहीं है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अपना रवलाकोट के उनके सरदार शबीर साहब कोई हैं, वो भी इनके साथ, और मुख्तलिफ और काफी सारी कंपनीज लोग हैं जो उनके कारोबारी शराकतदार हैं। जो है ना, इनके बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ मैं। सरदार शबीर साहब से हमारा जाती ताल्लुक है और सरदार इलियास साहब से भी बड़ा जाती ताल्लुक है। जब आपको पता है सेंटोरस का इफ्तिताह हुआ था तो उसमें राजा परवेज अशरफ एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नुमाइंदगी मैंने की थी, इफ्तिताह में मैं शामिल था। मुझे इनके सारे बैकग्राउंड का पता है। सरदार शबीर साहब और तनवीर साहब के वालिद सरदार इलियास साहब ने जो है 90s में इकट्ठे कारोबार शुरू किया। इन्होंने 90s में जो है वो जो ये यहाँ से बाहर गए ओवरसीज में, यूएई में, और फिर इन्होंने दमाम, मस्कत और फिर ये जो गल्फ एरिया में काम शुरू किया केटरिंग का। तो इनकी सारी बैकग्राउंड का हमें इल्म है कि कैसे कारोबार उन्होंने किया और क्या। अच्छा, ये जो अभी ताजा कहानी है ये क्या है, कोई समझ आपकी आई? तो सरदार तनवीर इलियास साहब को, क्योंकि इलियास साहब ने जो है वो सिर्फ इस हद तक कहा कि आप इसको सेंटोरस के मामलात को और कारोबारी मामलात को सियासत से अलग कर दें, आप सियासी मामलात को देखें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आज जो सरदार इलियास साहब हैं या यासर इलियास साहब हैं, इनको जो इनके नाम, इनका शनाख्त जो बनी है वो सरदार तनवीर इलियास साहब की वजह से बनी है। हम तनवीर इलियास साहब के हम बड़े नाक़िद हैं, हम उनके अभी भी उनकी इक़दामात पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो तनवीर इलियास साहब हैं इन्होंने कारोबारी मामलात में, जिस तरह उन्होंने सियासत में भी, आप देखें कि कलील अरसे में उन्होंने जो है आते ही जो उन्होंने तय किया था कि मैंने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का ओहदा लेना है, तो उन्होंने आते ही जो है पहले अपना हल्का फतह किया, जो अब दूसरे हल्के में गए बाग में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो फतह किया। उसके बाद बहुत कुछ फतह किया दुरानी साहब, और फतह देखें वो मैं बता रहे हैं ना, नहीं फतह करने वाली मेरी बात सुनिए, वो जो कहानी बता रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि हमने ये चीजें ली हैं खरीद के, वोटर के ज़मीर खरीदे। नहीं ऐसे नहीं है राय साहब, गुजारिश ये है, हम तनवीर साहब के हर इकदाम की बहुत ज्यादा तनकीद हम करते हैं। मैं उनके बहुत नाक़िद हूँ, मैं उनका कोई, आपको पता, ना सपोर्टर रहा हूँ, ना उनको मेरे आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड पे हैं कि हम अभी भी उनके पास। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि एक शख्स ने आते ही जो है वो सबको जो है वो मलिया मेट कर दिया, सब सिस्टम को। देखिए, हमारी आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई, और आप देखेंगे सबको उन्होंने खरीद लिया। आप कहते सबको काना कर दिया, देखे ना, बात ये सबको काना कर दिया, पैसे खिला के ना, पैसे दे के सब काने हो गए। आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास साहब से भी ज्यादा बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिनके पास पैसा मौजूद है। इसमें इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खरबों अरबों रुपये, लेकिन उनको कोई जानता तक नहीं। हालत को जो है वो, दुरानी साहब, मेरा कहने का मकसद ये, उन्होंने सारा कुछ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे उसको बहाना शुरू कर दें। नहीं बहाना नहीं शुरू करें। कारोबार, दुरानी साहब, कारोबार का एक होता है, एक वही बात आती है, एक डोमेन होती है। उनके वालिद साहब ने ये कहा है भाई आपकी डोमेन यहाँ तक है, इससे बाहर। वालिद साहब ने तो ये कहा है, लेकिन उनके वालिद साहब ये भी कहते हैं कि ये मेरा कमाऊ पूत है। तनवीर इलियास ही कमाऊ पूत है, जिसको अगर मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, जिसको मैंने 5 करोड़ रुपए दिए तो उसने मुझे उसका 50 करोड़ ये कहना है कि तनवीर इलियास हमारा कमाऊ पूत था, अब उड़ाऊ पूत है। उड़ाऊ पूत बेशक है, लेकिन वो तनवीर इलियास ने खुद बनाया ना। देखें, पैसा उसने खुद बनाया, अपनी अक्ल फहम से बनाया। अच्छा, दुरानी साहब, एक और बड़ी ताजा तरीन खबर है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो, हो सकता है कि पैसा उसके ऊपर आशिक हो तनवीर साहब के, तो उनको वो जो जिसमें भी मट्टी में भी हाथ डालते सोना बन। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया, मैं ये एक छोटी सी जाते जाते आपसे ये चीज पूछूंगा। जिस तरह गुज़िश्ता रोज मो इकबाल साहब ने इस्तीफा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को, अब कहा जा रहा है कि मजीद कुछ इस्तीफे आने वाले हैं, और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में को हिचकोले खा रही है, क्या खबरें? देखें, मो इकबाल साहब जो हैं वो कट्टर पीटीआई हैं, इमरानडू हैं वो। ठीक है, वो इमरानडू उनको पक्का कहा जाता है क्योंकि इमरान खान के वो राइट हैंड है, और तहरीक इंसाफ को वो कभी छोड़ नहीं सकते। उनके इस्तीफे को कोई सियासी रंग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक
ओवरसीज कश्मीरी थे, वहां से आए, एक आपने ख्वाब तो से सुना है बात कि उन्होंने किया। एक चार्जशीट पेश की है इमरान खान को तनवीर इलियास साहब के खिलाफ की, उनके ये इकदाम, इनकी गवर्नेंस बैड गवर्नेंस है, ये बेशक की होगी, जी। लेकिन ये है कि उनके इस्तीफे का तनवीर इलियास को बराह रास्त नुकसान नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर और कोई इस्तीफे आते हैं जो जिस तरह हमें इतलात मिल रही है और वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इनको जो है इस पे मजबूर किया जा रहा है, तो फिर वो इस्तीफे जो हैं वो हमें लगता है कि फिर सियासी माहौल जो है वो गर्मा देंगे और आज़ाद कश्मीर में जो सियासी तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं, अपोजिशन की जानब से तहरीक एतमाद जो है लाई जाने की कोशिशें हो रही हैं, और फिर आपने देखा असेंबली इजलास फिर 14 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अगले दिनों में जो हम खबरें ब्रेक कर रहे थे पिछले अरसे में, महीने डेढ़ से, अगले दिनों में मुझे लग रहा है कि वो खबरें सच होने जा रही हैं। लेकिन उसमें यह भी है कि जब भी कोई ऐसी मूव बनती है आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, अपोजिशन जब तैयारी पकड़ती है, तो पाकिस्तान के हालात जो है वो ऐसे तब्दील होते हैं कि फिर उसका फायदा बराह रास्त तनवीर इलियास साहब को होता है। अभी भी देखते हैं कि हम रमजान में ये तब्दीली आ जाती है या इसके बाद जो है वो कोशिश होगी, लेकिन जो फैसला कौन कुव्वतें हैं हवा चल पड़ी है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि तनवीर इलियास साहब समेत खालिद खुर्शीद जो है जीबी के सीएम, इनको भी जो है वो अपने कट टू साइज करना है, क्योंकि ये जो सप्लाई लाइन इमरान खान को मिल रही है, यहाँ से उनको सप्लाई लाइन काटनी है। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये चंद अहम खबरें थी जिनके ऊपर हमने तबादला ख्याल किया। अगले प्रोग्राम में मजीद ताज़ा तरीन खबरों के ऊपर दुरानी साहब से तबादला ख्याल जारी रखेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।